कक्षा 8 से पाठ नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। पहले तो हम ये जाने कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म जीव यानी कि बहुत ही छोटे जीव। इतने छोटे कि उन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहेंगे। अब ये मिलते कहाँ हैं? जी हाँ, ये सर्वव्यापी हैं। ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, पौधे में, जंतुओं के शरीर के अंदर, बाहर, बर्फ में, गर्म पानी के झरने में, समुद्र में, समुद्र की तली में, दलदल में, शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहाँ ये ना मिले। ये सर्वव्यापी हैं, ये सभी जगह मिलते हैं। ठंडी में, गर्मी में, हर स्थान पर इनमें रहने की क्षमता होती है। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। अब ये सूक्ष्म जीव है कितने प्रकार के, कौन कौन से हैं, चलिए इन्हें जानते हैं। सबसे पहला है जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। नंबर 2 विषाणु, जिन्हें वायरस कहा जाता है, जिसका आजकल देखिए बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना वायरस। ये भी एक प्रकार का विषाणु है। प्रोटोजोआ। नंबर 4 कवक, जिसे फंगस भी कहते हैं। नंबर 5 शैवाल, जिसे एल्गी कहते हैं। जीवाणु की आप फोटो देख रहे हैं, विषाणु की देख रहे हैं, प्रोटोजोआ की देख रहे हैं। कवक शायद आपने कहीं देखा है। जी हाँ, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में आसपास मशरूम उग जाते हैं, कुकुरमुत्ता जिसे गांव में कहते हैं, वो है शैवाल यानी कि काई। अब हम इन्हें विस्तार से समझ। चलिए अब हम पढ़ते हैं इन सभी को विस्तार में। जीवाणु ये कोशिकीय जीव है जो हवा में, मिट्टी में, जल में, लगभग सभी स्थानों में प्राप्त होता है और इनकी कोशिका में यानी कि न्यूक्लियस में कोई केंद्रक नहीं होता है। ये गति करने के लिए कशाभिका का प्रयोग करते हैं। इनका आकार भी अपनी आप किताब में देखेंगे, अलग अलग आकार के हैं। कुछ गोल होते हैं, कुछ दंडाकार होते हैं, कुछ कॉमा के आकार के होते हैं। एक उदाहरण यहाँ दिया है साइनोबैक्टीरिया। दूसरा है विषाणु, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। ये सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटा होता है और यह परजीवी है, यानी कि इसे प्रजनन करने के लिए, बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए किसी एक जीवित शरीर की आवश्यकता होती है। वो कोई भी जीव जंतु हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं। ये चेचक, पोलियो, डेंगू और कोरोना जैसी घातक बीमारियां फैलाते हैं। एक बात इनके लिए खास है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। इसका मतलब होता है कि जब तक इन्हें कोई सजीव व्यक्ति या वस्तु या कोई पेड़ पौधे, जीव जंतु नहीं मिलते हैं, तब तक ये निर्जीव वस्तु के ऊपर भी रह सकते हैं। आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा कि बहुत देर तक वो प्लास्टिक के ऊपर जीवित रह सकता है, धातु के ऊपर बहुत देर तक जीवित रह सकता है। इसीलिए हमें बार बार हाथ धुलना होता है ताकि हमारे ऊपर वो वायरस ना अटैक करते, हमारे साथ ना हमारे शरीर के अंदर चला जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय है। ये स्वतंत्र रूप में एक शरीर के अंदर या अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये अमीबा, पैरामीशियम, ये सब इनके उदाहरण हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है और इसको फैलाने का काम आप सभी जानते हैं कि एक मच्छर करता है, एनाफिलीज। इसके बाद है कवक, जिसे फंगस कहते हैं और फफूंदी भी कहते हैं। आपने गांव में देखा होगा, खाने खराब हो जाता है खाना, जब उसे कहते हैं बुकड़ी लग गई, उसके ऊपर एक सफेद परत सी जम जाती है, ब्रेड के ऊपर लग जाता है, रोटी पे लग जाता है, दाल खराब हो जाती है। ये सब क्या है? कवक है। और इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ये
उनके जो तंतु होते हैं वो लंबे होते हैं और आपस में उलझे हुए होते हैं। ब्रेड मोल्ड, फफूंदी, ये सब कवक के उदाहरण हैं। मशरूम जो आप खाते हैं वो भी एक प्रकार का कवक ही है, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। फिर आता है शैवाल या एल्गी, जिसे आप काई कहते हैं। अपने आसपास आपने देखा होगा तालाब में या बारिश में दीवारों पर, जहाँ देखिए सीढ़ी पर लग जाती है हरे रंग की परत सी जम जाती है, काई जिसे हम कहते हैं, वो हमारा शैवाल है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका एक उदाहरण है क्लोरेला। अक्सर ये आपको नदियों में, समुद्र में देखने को मिल जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कवक से ही पेनिसिलिन नाम की औषधि का निर्माण किया था। ये एक प्रकार की प्रतिजैविक दवा यानी एंटीबायोटिक है, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कवक से पेनिसिलिन नाम की यानी कि पहली एंटीबायोटिक दवा का निर्माण। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए उपयोगी भी हैं, लाभदायक भी हैं, और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले तो है प्रतिजैविक दवा, यानी कि जिन्हें हम कह रहे थे अभी एंटीबायोटिक दवाइयाँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, तो आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता है और आपने अक्सर वहाँ ये शब्द सुना होगा एंटीबायोटिक, यानी कि प्रतिजैविक। एक जीवाणु का या एक सूक्ष्म जीव का दूसरे सूक्ष्म जीव के खिलाफ उपयोग करना, यही प्रतिजैविक दवाओं की एक खास बात है। इसमें प्रतिजैविक दवाएं जो बनाई जाती हैं वो सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती हैं, और ये सूक्ष्म जीव रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कवक से हमने पेनिसिलिन नाम की एक दवा के बारे में जाना। देखिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हम सब जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नाइट्रोजन मिट्टी तक पहुंचे कैसे? हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, और ये कार्य करता है दलहन वाले पौधे में रहने वाला एक छोटा सा जीवाणु, जिसका नाम है राइजोबियम। जब आप दाल वाले पौधे लगाते हैं तो उनकी गांठों में, उनकी जड़ों में देखेंगे गांठ हो जाती है, और उन्हीं गांठों के अंदर राइजोबियम रहता है, जो ये कार्य करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलता है, और वो मिट्टी के अंदर अवशोषित हो जाती है, और उसके अंदर जब पौधे निकलते हैं तो उन्हें नाइट्रोजन जैसा पोषक तत्व मिल पाता है। एक और हमारे पास जीवाणु है एजिटोबैक्टर, जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जिसमें हमारे ये सूक्ष्म जीव हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद है सूक्ष्म जीवों का कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। अपघटन माने तोड़ना, समाप्त कर देना। जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो पहले तो बड़े जानवर उन्हें खाते हैं, फिर पक्षी आते हैं खा लेते हैं, कौवा हो गया, चील हो गया। उसके बाद भी हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत छोटे छोटे कण रह जाते हैं। उन्हें खत्म करने का, उन्हें साफ करने का काम सूक्ष्म जीव ही करते हैं। तो एक तरह से सूक्ष्म जीव हमारे लिए सफाई कर्मी का कार्य करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। फिर है भोजन के रूप में। जी हाँ, हम सब भोजन के रूप में भी सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। ईस्ट, ईस्ट यानी कि खमीर। आपने ब्रेड खाई है, केक खाया है, वो फूलता ही ईस्ट की वजह से है। इडली है, वो डोसा है या ढोकला है, उन सब चीजों में ईस्ट होता है, यानी कि खमीर होती है, और ये खमीर खाने को फुलाने में मदद करता है और भोजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एगेरकस, मार्केला, ये सब एक प्रकार के कवक हैं जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, जिसे आप मशरूम कहते हैं। ये सब ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे भोजन के रूप में आते हैं और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा हमारे लिए सोर्स है। उद्योग धंधों में सिरका, जब तक उसमें किड़वण नहीं होता है, आपने देखा होगा घर में सिरके को बनते हुए, जब तक गन्ने के रस में किड़वण नहीं होता है तब तक वो बनता नहीं है सिरका। तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव ही उत्पन्न होते हैं जो गन्ने के रस को सड़ा करके सिरका बनाने में मदद करते हैं। दूध उद्योग में पनीर बनता है, चीज बनती है,
यहाँ सब सूक्ष्म जीवों का ही कार्य है। तंबाकू उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, बेकरी उद्योग में जहाँ केक वगैरह बनता है, ये सब ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो शायद हमें वस्तुएं प्राप्त ना हो। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में ये वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों का, जहां पर हेरिडिटरी के ऊपर यानी अनुवांशिकता के ऊपर कार्य किया जाता है, खोज करी जाती है, वहां पर इन सूक्ष्म जीवों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव, हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव लाभदायक भी हैं, साथ साथ बहुत ज्यादा हानि भी पहुंचाते हैं। ये मनुष्य में, पौधों में हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं। आप देखते होंगे दाद हो जाता है, या मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो सूक्ष्म जीवों के कारण फैलती हैं। भोजन को नष्ट कर देते हैं, भोजन हमारा खराब हो जाता है, सड़ जाता है। फैब्रिक यानी कि कपड़े हैं या चमड़े का सामान है, बारिश के मौसम में देखिए उसमें अजीब सी कवक लग जाता है, अजीब सा हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो ये सब सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। तो जहाँ उनके हानिकारक प्रभाव भी है, वहीं उनके कुछ उपयोगिता भी। अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। क्या हम सूक्ष्म जीवों से अपने पदार्थों को बचा सकते हैं, अपनी वस्तुओं को बचा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए क्या कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में वस्तुओं को रखना। जब उन्हें ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, तो सूक्ष्म जीवों का प्रभाव कम हो जाता है। टिम्बर या लकड़ी को आप पेंट करके सुरक्षित रख सकते हैं। भोजन को रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख के। दूध को पॉस्चरीकरण, लुईस पाश्चर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूध खराब ना हो इसके लिए एक विधि निकाली थी। इसमें दूध को बहुत गर्म कर देते हैं और फिर अचानक से उसको ठंडा करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, तापमान में अंतर आ जाता है और बार बार गर्म और ठंडा करने की वजह से जीवाणु उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, और इस तरह से हम दूध को सुरक्षित रख सकते हैं। आप देखते होंगे पैकेट वाला दूध आता है, वो कहाँ से बन के आता है और कैसे आता है, पैकेट में पैक होके हमारे तक आता है और वो सुरक्षित रहता है, आसानी से, जल्दी से फटता नहीं, खराब नहीं होता। देखिए उसमें लिखा भी रहता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। भोज्य पदार्थों को उबाल करके भी आप सूक्ष्म जीवों को दूर रख सकते हैं। गर्मी में मम्मी कहती है ना कि सब खाने को गर्म कर लो, ऐसे बाहर नहीं रखना चाहिए। दूध को बार बार उबाल लीजिए या तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। पुस्तकों, वस्त्र आदि में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि उस पर कोई सूक्ष्म जीव प्रभाव न डाल सके। अब जानते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां। बहुत घातक है सूक्ष्म जीव, और जब इनसे बीमारियां फैलती हैं, जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कोरोना वायरस वाली बीमारी, तो ये कोविड-19 की वजह से जो बीमारी फैली है उसका मुख्य कारण क्या है? सूक्ष्म जीव। तो क्यों ना सूक्ष्म जीवों से हम दूर रहें। तो उनको दूर कैसे रखेंगे, उनके लिए क्या उपाय करेंगे? जी हाँ, स्वच्छता अपनाएंगे, जो सबसे बड़ा उपयोगी प्रहार बन सकता है इन सब पे। पहले हम जानते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां। डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब विषाणु से होते हैं, और इनको फैलाने वाला कार्य जो करता है वो एडीज इजिप्टस मच्छर करता है। एडीज इजिप्टस ऐसा मच्छर है जो इस विषाणु को अपने साथ लेके चलता है, और जब किसी रोगी व्यक्ति से, किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये विषाणु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक स्वस्थ मनुष्य को भी रोग देने का कार्य करते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, और इसे फैलाने का काम एनाफिलीज मच्छर करता है। डेंगू का एडीज इजिप्टिस और मलेरिया का एनाफिलीज मच्छर है। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, खसरा, पोलियो, हैजा, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये सब सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। ऐसा नहीं है केवल मनुष्यों में ही बीमारियां, ये रोग फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों की वजह से पौधों में भी रोग होते हैं, जैसे गेहूं की गेरुई, नींबू का कैंकर रोग, पेड़ पत्तियां देखी होंगी आपने, पेड़ में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ये सब सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होता है। ये सूक्ष्म जीव एक जगह से दूसरी जगह आते कैसे हैं, बीमारियां फैलाते कैसे हैं? तो इनके संक्रमण के तरीके हैं, या तो ये वायु द्वारा आएंगे, या तो दूषित जल द्वारा, मिट्टी द्वारा, या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से ही हमारे पास आते हैं। इसीलिए इनसे दूर रहने के लिए हमें स्वच्छता अपनानी चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए,
गंदे स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए, खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। और इसके लिए हमें बचपन से कुछ टीके लगवाए जाते हैं, इसके लिए टीकाकरण किया जाता है। जब आप देखते हैं बच्चे जन्म लेते हैं तब से कुछ टीकाकरण शुरू हो जाते हैं, और सरकार ने मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाएं बनाई हैं जिसमें बच्चों को टीका लगाया जाता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत बनाती है, और हम रोगों से लड़ सकते हैं। तो काफी हद तक सूक्ष्म जीवों के बचाव के लिए हम खुद पर ही निर्भर हैं। अगर हम सूक्ष्म जीवों से दूर रहेंगे, स्वच्छता अपनाएंगे, स्वस्थ खान पान रखेंगे, तो हम काफी हद तक हानिकारक प्रभाव से। अब आते हैं बहुत ही मुख्य टॉपिक पर, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक रोग है जो HIV वायरस द्वारा फैलता है। इस रोग में मनुष्य के किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति या क्षमता कमजोर हो जाती है। यहाँ तक कि मामूली खांसी जुकाम जैसी बीमारियां भी उनके लिए घातक सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। और ये सब होता है HIV विषाणु के कारण। एड्स के लक्षण है भूख न लगना, वजन में कमी, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एड्स को फैलने के कारण क्या है और इसकी रोकथाम के क्या कारण है। HIV नामक विषाणु शरीर में पहुंचता है और एड्स फैलाता है। इसलिए किसी भी संक्रमित व्यक्ति के रक्त से दूर रहना चाहिए। ऐसी किसी भी इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो सुरक्षित ना हो। इसीलिए देखिए आजकल ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं कि उसको एक बार लगाने के बाद फेंक दिया जाता है। डॉक्टर्स उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर। तो संक्रमित सुई अगर मिल जाती है, और नशा जो करते हैं, जो संक्रमित सुई का प्रयोग करते हैं, उन सब में एड्स फैलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। रेजर या ब्लेड का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर कहीं कट गया तो रक्त के द्वारा रक्ताधान यानी कि खून चढ़ाने से भी ये रोग होने की संभावना होती है। इसीलिए जब खून चढ़ाया जाता है किसी व्यक्ति को दुर्घटना के दौरान, तो पहले उसकी अच्छे से जांच कर ली जाती है। इसीलिए हमें आसपास लोगों को जागरूक करना चाहिए और खुद भी जागरूक होना चाहिए। लेकिन इस बात के लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए कि एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर किसी को हो गया या हमने किसी के बारे में सुन लिया तो उसे दूर भाग जाए। ये कोई छुआछूत का रोग नहीं है। किसी के साथ खाने से नहीं होता, बात करने से नहीं होता, एक साथ ऑफिस में काम करने से नहीं होता, और बर्तन के प्रयोग से या कपड़े के प्रयोग से नहीं होता है। केवल असंक्रमित सुइयों का प्रयोग करें, संक्रमित व्यक्ति के रक्त से बचें। ये सब बहुत ही खास बातें हैं। ये देखिए आप एक रेड रिबन का यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं। ये एड्स के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। और एलिसा इस टेस्ट का नाम है जिसके द्वारा ये परीक्षण किया जाता है कि किसी रोगी को एड्स है या नहीं है। इसलिए जागरूकता ही बचाव है।